हमने फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था। अब हम अपना जेईई मेंस और नीट का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन एंड एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड अस, एवरीथिंग वी ईट, एवरीथिंग वी ड्रिंक, सब कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इसका वेटेज भी एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसका फील्ड्स में एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। इसमें हम डील करेंगे GOC दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक रिएक्शन से। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 1 दैट इज GOC 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 40 से 45% क्वेश्चंस आते हैं पूरे सिलेबस के केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और उस 40% का भी आप ये मान के चलिए कि 15 to 20% क्वेश्चंस आएगा आपके GOC से। अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म ढंग से चलाना आता है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एक्सेल इन दैट। तो आइए शुरू करते हैं मेरे साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्लीज बी विद अस। ओके, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो पार्ट्स बताए गए हैं, पहला है GOC 1 और दूसरा है GOC 2। GOC 1 बेटा डील करता है रिएक्शंस के साथ, किस तरह की नॉलेज होती है, किस तरह के हमारे पैटर्न्स होते हैं, किस तरह की हमारी डेफिनेशंस होती हैं, नॉर्मली इसमें डिफाइन किया गया है। और GOC 2 में हम एडवांस रिएक्शंस की तरफ पढ़ेंगे। तो आइए आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर स्लाइड को देख सकते हैं, स्लाइड किस तरह से मूव कर रही है। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे रिएक्शन की। रिएक्शन क्या होती है? ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बॉन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल अभिक्रिया में एक पुराना बॉन्ड होता है जो कि टूटता है और एक नया बॉन्ड होता है जो कि बनता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। अब अगर हम बात करें एक कंपाउंड की, सपोज करो CaCl2, CaCl2, तो अब एक बॉन्ड अगर टूटेगा तो वो एक केमिकल रिएक्शन है, एक बॉन्ड अगर आके जुड़ेगा तो वो एक केमिकल रिएक्शन है। आप यहाँ पर दे सकते हैं A और B के बीच में एक बॉन्ड है और X और Y के बीच में एक बॉन्ड है। A और X के बीच में जब वो बॉन्ड बनता है तो एक केमिकल रिएक्शन हो जाती है, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बॉन्ड इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें कई तरह की चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं। सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट हो सकता है एनर्जी का। एनर्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है। सपोज कीजिए आप लोगों ने किसी डे पर डिनर किया या लंच किया, लेकिन आपको उसको करने से कोई एनर्जी नहीं मिली, तो फिर आपने उस डिनर को या लंच को क्यों किया? तो हम जो भी करते हैं वहाँ पे एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक केमिकल रिएक्शन को भी चलने के लिए, जैसे इंसान को फ्यूल की आवश्यकता है, कार को फ्यूल की आवश्यकता है, एक केमिकल रिएक्शन में भी एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो डिस्क्राइब करता है दैट द रिएक्शन विल आइदर मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और आइदर इट विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और या फिर ये होगी ही नहीं। स्पॉन्टेनिटी, नॉन स्पॉन्टेनिटी जो भी है, इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म में बात होती है, इसकी केमिकल काइनेटिक्स में बात होती है। डेल्टा G गिव्स फ्री एनर्जी से डिफाइन करते हैं, बट दैट इज यूजुअल पार्ट, अभी हमारे किसी काम का नहीं है। तो अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ बॉन्ड्स। दो तरह के बॉन्ड्स बेटा डिफाइन किए गए हैं, होमोलिटिकल बॉन्ड्स एंड हेट्रोलिटिकल बॉन्ड्स। होमोलिटिकल बॉन्ड्स वो होते हैं जहाँ पर दोनों ही बॉन्ड जो बनते हैं वो एक ही जैसे होते हैं, और हेट्रोलिटिकल बॉन्ड वो होते हैं जहाँ पर एक जो इलेक्ट्रॉन्स का स्फीयर होता है वो किसी एक तरफ टिल्ट होता है। तो सपोज करो कि दोनों कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं और उनके बीच में अगर कोई बॉन्ड बन रहा है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर दोनों आयनिक कंपाउंड्स हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो एक होमोलिटिकल बॉन्ड होगा। इनको दो तरह से डिफाइन किया जाता है बेटा, एक होते हैं होमोलिटिकल बॉन्ड और दूसरे होते हैं हेट्रोलिटिकल बॉन्ड। इनके टूटने की अभिक्रिया या टूटने की रिएक्शंस भी उसी तरह से होती है। होमोलिटिकल बॉन्ड जो होगा वो होमोलिटिकल तरीके से टूटेगा और हेट्रोलिटिकल बॉन्ड जो होगा वो हेट्रोलिटिकल तरीके से टूटेगा। तो अब हम बात करते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे कार्बन और जेड के बीच में कोई बॉन्ड है और ये किस तरह का बॉन्ड है अभी हमें पता नहीं है। अगर ये इस तरह से टूटता है कि एक आयन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे आयन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब हम जानते हैं, हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग में ये चीज़ को पढ़ा हुआ है कि नेगेटिव चार्ज हमेशा स्प्रेड होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के स्फीयर पे रहता है, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमेशा न्यूक्लियस में सेंटर्ड रहता है, इसलिए वो हमेशा छोटे स्फीयर में रहता है। तो जैसा कि आप फर्स्ट वाले में देख सकते हैं यहाँ पर C+ और Z-। तो ये किस तरह का बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि प्लस और अगर हम देखें तो C- और Z+, क्या ये भी एक आयनिक बॉन्ड है? तो इनके तोड़ने में जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइवन होता है।
क्यों? क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव साइड चले जाएंगे, पॉजिटिव साइड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे नहीं। सो दैट इज़ वाई इट्स अ हेट्रोलिटिकल क्लीवेज। हेट्रोलिटिकल क्लीवेज इसलिए क्योंकि असमानता होती है। और दूसरा हमारा आता है लास्ट वाला, आप देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड। इन दोनों के टूटने पर जो ओवरलैपिंग होती है वो एक जैसी होती है, और जो टूटने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी पैरेलल होता है, क्योंकि यूजुअली इन बॉन्ड्स में आयनिक कैरेक्टर या तो नहीं होते हैं या फिर बहुत ही नेग्लिजिबल होते हैं, और उसे हम बोलते हैं होमोलिटिकल क्लीवेज। क्लीवेज का जो अर्थ है वो होता है टूटना या फिजन। एक न्यूक्लियर क्लीवेज और न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है उसमें न्यूक्लियस टूटता है, नाभिकीय विखंडन होता है, हिंदी में इसे नाभिकीय विखंडन भी बोल देते हैं। अब बेटा आगे बात करते हैं। A cleavage in which the unequal distribution takes place, that is called a heterolytical cleavage. A cleavage in which a homolytical cleavage, homolytical distribution takes place, that is called a homolytical cleavage. डिपेंड करता है किस तरह के होते हैं। अब बेटा रिएक्शन की बात करते हैं। रिएक्शन किस किस तरह से होती है? हमेशा रिएक्शन करवाने के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए, रिएक्टेंट होने चाहिए, रिएजेंट होने चाहिए और सबस्ट्रेट होने चाहिए। नॉर्मली हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं कई बार कि ये एक रिएक्शन है, ये एक रिएक्टेंट है, ये एक प्रोडक्ट है, हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया और रिएक्शन हो गई। बट इन अ केमिकल लैबोरेटरी दैट डजंट इक्वली एक्चुअली हैपन्स। व्हाट हैपन्स इन अ केमिकल लैबोरेटरी इज you take a reagent that is in a liquid form. Suppose that you mix two powders, the reaction won't happen. You have to take the substrates and the reactants in the liquid form, or if they are not in the liquid form, then you have to make the liquid solution. If they are not in the liquid solution form, then you have to make an aqueous solution. Lassagne solutions, that is also obtained by the organic chemical reactions. So the species which attack on a substrate or molecule or intermediate and form a product is called as a attacking reagent. जो अटैक करता है उसको बोला जाता है अटैकिंग रिएजेंट, और जिस पर अटैक किया जाता है उसे बोला जाता है सबस्ट्रेट या फिर उसे बोला जाता है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की या फिर इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग। जैसा हम बात करते हैं, एक रोग बताया गया है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है बेटा? हाइड्रो इक्वल टू वाटर, H2O, और फोबिया इक्वल टू रेजिस्टेंस, डर। ठीक है, तो इसी तरह से जो फोबिक होता है उसका अपोजिट होता है फिलिक। लुईस बेस कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा ग्रीनाइड रिएजेंट तो होता ही है। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसी रिएक्शन में अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको थोड़ा हाइड्रोफिलिक रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर दोज केमिकल्स विच अटैक ऑन द नेगेटिव स्पीशीज एंड टेक द इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ देम. If they are attacking on water, then they will take the electrons from the oxygen. Okay, so these kind of species which attack and take the electrons out are called electrophiles. Now अब इसके बारे में बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से होते हैं. एक तो होते हैं सबसे पहले वाले जो आते हैं हमारे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स. नाउ अब अटैकिंग पोजीशन में रहने के लिए जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए वो उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा जितना कि उसका साइज़ कम होगा, क्योंकि अगर उसका साइज़ कम होगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज की ओवरलैपिंग उतनी ही कम होगी, मतलब बहुत ही कम एरिया में बहुत ही सारा ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा एंड बहुत ही ज़्यादा स्पीड से वो मूव भी कर सकता है क्योंकि उसका साइज़ कम है. साइज़ कम है तो उसका एटॉमिक मास, मोलर मास कम होगा. तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की हम बात करेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन आयन H+, SO3H+, ठीक है, सल्फाइड आयन, ओके, और सल्फेट आयन पॉजिटिव साइड पे, NO+, NO2+, और X+ यानी कि हैलाइड प्लस हो सकते हैं, R+ हो सकते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स हो सकते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं एलाइन, एलीन प्लस हो सकते हैं, और दूसरे हो सकते हैं बेटा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स. न्यूट्रल हैं पर इलेक्ट्रॉन से इनको एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन्स को पसंद करते हैं. न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स विच पॉजेस अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो अपना सबशेल या ऑक्टेट कंप्लीट कर लेना चाहते हैं. और जैसे जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है लेविस एसिड. लेविस एसिड
These kinds of acids which are electron deficient, and when they are reacting in a reaction, they will take out the electrons from the reagent. Okay, so what are these Lewis acids? That is BF3, boron ट्राईफ्लोराइड। दूसरा आता है हमारा AlCl3। आप सभी को पता है इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, या फिर ये कुछ इस तरह का इलेक्ट्रॉन से अपना ऑक्टेट फिल कर लेना चाहते हैं, डेफिशिएंट होते हैं, एसिड की तरह काम करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज है बेटा देखी गई है, ठीक है। SO3, ZnCl2, FeCl3, SnCl2, स्टैनम डाइक्लोराइड, CO2 कार्बन डाइसल्फाइड, SnCl4 स्टैनम ट्राई टेट्राक्लोराइड। दूसरे होते हैं न्यूट्रल एटम दैट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट्स। जो सबस्ट्रेट होगा जिसके ऊपर अटैक किया जाएगा उससे इलेक्ट्रॉन ले लेने वाले न्यूट्रल एटम्स, जैसे कि हो सकता है ये आपका एल्काइल आयन ROCl। ऐसा क्यों होता है एल्काइल आयन और ROCl में, पहन दीजिए मुझे। ROCl में क्या होता है बेटा, ये एल्काइल आयन में क्या होता है, सपोज कीजिए ठीक है। अब इन दोनों में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा वो यहाँ पर थोड़ा सा प्लस चार्ज ले लेगा और इसकी ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो यहाँ पे जब पार्शियल प्लस चार्ज आ जाता है और इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से होता है, हम उसे बाद में देखेंगे। इस वजह से ये थोड़े से इलेक्ट्रॉन लविंग बन जाते हैं। तो C डबल बॉन्ड O पार्शियल बेटा देखिए, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन है सपोज कीजिए, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो क्या यहाँ पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ? सो यस और नो? यस। तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसे लविंग बना देता है, लुईस एसिड की इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, नाइट्रिन्स, ये भी एक अच्छे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे रिएजेंट्स विद इलेक्ट्रोफाइल सेंटर्स, फ्लोराइड आयन हो गया, हमारे HOCl हो गए, जिन जिन में भी ये पॉसिबिलिटी होती है कि पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे थोड़ा सा एलोकेट हो सकता है, या फिर उनमें इस तरह की कंडीशंस आती है। सपोज कीजिए हमारे पास एक डबल हैलाइड है ICl में क्या होगा बेटा, हम जानते हैं कि ये काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, क्या इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा? हम इस बात को जानते हैं कि दोनों हैलाइड है, यस। हम इस बात को भी जानते हैं कि दोनों ही हमारे 7th ग्रुप के 17th ग्रुप के एलिमेंट हैं, दोनों ही हमारे नॉन मेटल्स हैं। लेकिन इसमें भी आयोडीन जो है वो क्वाइट पॉजिटिव रहेगा और ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह डिपेंड करता है रिएक्शन कौन सी है ये बिहेव कर सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल यानी कि सेंटर लविंग, पॉजिटिव चार्ज को पसंद करने वाले जो हमारे पार्टिकल्स होंगे दैट विल बी नोन एज न्यूक्लियोफाइल्स। आप हमारे साइड में देख सकते हैं, विच अटैक ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ ए सबस्ट्रेट एंड लव्स द न्यूक्लियस। सपोज कीजिए कि इन दोनों में से अगर किसी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेंगे, पॉजिटिव को ढूंढेंगे, न्यूक्लियस को पसंद करने वाले, मोहब्बत करने वाले कहलाएंगे न्यूक्लियोफाइल। अब इन दोनों में देखिए डेल्टा प्लस चार्ज इस पर है, तो क्या डेल्टा प्लस चार्ज इस पर होने की वजह से यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करना होता तो कहाँ पे करता, Cl माइनस आयन पे, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियन लविंग, न्यूक्लियोफाइल्स में बी द नेगेटिवली चार्ज, या तो ये नेगेटिवली चार्ज होंगे तभी तो पॉजिटिव को पसंद करेंगे, या फिर लोन पेयर्स हो सकते हैं, इनको भी पॉजिटिव चार्ज के पास जाकर अपने लोन पेयर को बैलेंस करना होता है। और डोनेट द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डोनेट एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डोनेट करके साझा करके कुछ ना कुछ बनाना चाहते होंगे। अब इसमें होते हैं बेटा दो तरह के न्यूक्लियोफाइल, एक तो होते हैं लुईस बेस, दूसरे होते हैं नेगेटिवली चार्ज आयन। नेगेटिवली चार्ज होंगे तो पॉजिटिव को चाहेंगे। देख लीजिए अब यहाँ पे आपका हाइड्राइड आयन होगा, हाइड्रोक्साइड आयन होगा, साइनाइड आयन होगा, आपका एल्काइड आयन होगा, ऑर्थो क्लोरो ब्लोरो फ्रोमो ब्रोमो आइडो, 7 तरह के होंगे, सब तरह के यहाँ पे होंगे। और इस तरह से जो भी नेगेटिव एलिमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, कार्बाइड आयन वगैरह, ये सारे के सारे आपके होंगे लुईस बेस तो नहीं होंगे, नेगेटिवली चार्ज होंगे। अब लुईस बेस की बात करते हैं। लुईस बेस वो है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है
और इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना चाहता है, कुछ पॉजिटिव चार्ज को चाहता है, कुछ पॉजिटिव चार्ज को चाहता है लुईस बेस। तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड होगा, अमोनिया होगा, R3N होगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उस वजह से ये हो जाएगा। अब आता है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। इसकी रिएक्शंस के बारे में आगे पढ़ेंगे। इस पर भी थोड़ा बहुत एक होता है कि इसको भी थोड़ा बहुत जो होता है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है और इसको भी एक पॉजिटिव साइड में जाना होता है। RLI होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, एक बहुत ही अच्छा लुईस बेस होता है ये,